50 की दहाई के बॉलीवुड की दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो शोहरा आफाक मुग़ल आज़म की तकमील और दूसरी दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी। मुग़ल आज़म तो अपनी तकमील को पहुंची, सारी दुनिया में उसका चर्चा हुआ, लेकिन इसके साथ साथ दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत और नामुकम्मल मिलाप का भी बहुत देर तक शोहरा रहा। आज की इस गुफ्तगू में 98 ईयर्स की तवील इनिंग खेलने के बाद मोहम्मद यूसुफ खान अल मरूफ दिलीप कुमार जहान फ़ानी से कूच कर चुके हैं। उनकी ज़िंदगी के इस हिस्से पर बात करके हम उनको खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे। दिलीप कुमार की ज़िंदगी की ये जो ट्रेजेडी है वो उनकी सारी ज़िंदगी पे हावी नज़र आती है। उनको ट्रेजिक किंग कहा जाता है। 98 साल की उम्र में उनकी 58 फिल्म्स थी, सिलेक्टेड फिल्में करते थे। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम है इस हवाले से कि उनको सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले। उनकी जज्बात निगारी जो है वो आज भी ज़रबुल मिस्र है बरसगीर पाक व हिंद में। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनको पसंद नहीं थी। तो क्या दिलीप कुमार खुद पसंद थे? इस बात को समझने के लिए मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है, वफ़ा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा, तो फिर ए संग दिल तेरा ही संगे आस्ता क्यों हो। अच्छा, इस शेर में जो बुनियादी खुसूसियत है वो ये है कि इसमें वज़ादारी की बात की गई है। दिलीप कुमार की ज़िंदगी की ये कहानी नामुकम्मल ही रहती अगर वो अपनी बायोग्राफी में सब्सटेंस एंड शैडोज़, ये उनकी बायोग्राफी का नाम है, उसमें इस प्रेम कहानी के मुतल्लिक हक़ाइक़ से पर्दा ना उठाते। अच्छा, इससे पहले दो आरा बहुत आम थीं बॉलीवुड के अंदर, इसके अलावा भी कई अफवाहें थीं। एक अफवाह तो ये थी कि मुमताज़ जहां अल मरूफ मधुबाला, उनके वालिद अताउल्ला ख़ान इस शादी के ख़िलाफ़ थे, तो उन्होंने मधुबाला को मना कर दिया, जिसकी वजह से शादी नहीं हो सकी। लेकिन इसके अलावा भी एक और वजह बयान की जाती, और वो वजह ये थी कि दिलीप कुमार ने मधुबाला का दिल तोड़ दिया था। मधुबाला का दिल तोड़ने के बाद इन्होंने ये फैसला किया था कि वो किसी से भी शादी नहीं करेंगे और सारी ज़िंदगी अकेले ही गुजार देंगे। ये जो कि एक रोमांटिक आइडिया था, ये बड़ा क्लिक किया और बहुत अरसे तक मीडिया के अंदर, फिल्मी सहाफ़त के अंदर इस आइडिया का ज़िक्र रहा। लेकिन 50s के अंदर ये इश्क परवान चढ़ा था और इस ये जो नामुकम्मल प्रेम कहानी है, इसके मुतल्लिक अगली 6 सदियों तक, 6 दहाइयों तक, माफ़ी चाहता हूँ, दिलीप कुमार ने कोई बात नहीं की, मुकम्मल खामोशी रही। और उसके बाद उनकी बायोग्राफी आई, सब्सटेंस एंड द शैडोज़, और उसके अंदर दिलीप कुमार ने पहली दफ़ा कई बातें इस इश्क के मुतल्लिक बताई। पहले तो दिलीप कुमार ने ये बताया कि क्यों मधुबाला उनको अच्छी लगती थी।
हालांकि इससे पहले वजंती माला थी, नरगिस थी, इनके साथ भी नाम आता रहा दिलीप कुमार का। लेकिन अपनी इस बायोग्राफी में दिलीप कुमार लिखते हैं कि मुझे मधुबाला इसलिए अच्छी लगती थी कि वो अपने काम के साथ बहुत कमिटेड थी। वो जो भी उसका रोल होता था उसको बड़ी संजीदगी से लेती थी और बड़े अच्छे तरीके से अपने किरदार को अदा करती थी। ये एक खूबी थी और कमिटमेंट थी मधुबाला की अपने किरदारों के साथ, अपने काम के साथ, जिसको दिलीप कुमार ने जिसको पसंद किया और इस खूबी ने अट्रैक्ट किया दिलीप कुमार को। तो क्या फिर वो वजह थी कि जिस वजह से ये प्यार की कहानी, ये लव स्टोरी नामुकम्मल रही। उसके बारे में खुद दिलीप कुमार बताते हैं कि जो वालिद थे मधुबाला के, अताउल्ला ख़ान, उनका अपना भी एक प्रोडक्शन हाउस था। सबसे पहले तो वो निगेट करते हैं कि वालिद ने मना नहीं किया था इस शादी से, इस वजह से ये शादी नहीं हो सकती। इस थ्योरी को, इस अफवाह को उन्होंने रद्द किया है अपनी बायोग्राफी के अंदर। और फिर वो असल बात की तरफ आते हैं और बताते हैं कि उनका एक प्रोडक्शन हाउस था और अताउल्ला ख़ान ने दिलीप कुमार से चंद मौक़ों पर मुलाकातें की और उन्होंने कहा कि हम मेरे प्रोडक्शन हाउस के लिए काम करें, मधुबाला भी काम करेंगी और हम इसी प्रोडक्शन हाउस के तहत फिल्में बनाएंगे। तो आप कहने का मतलब ये था कि सब प्रोडक्शन हाउसेस को छोड़कर आप यहाँ आ जाए। अच्छा, प्रोडक्शन हाउसेस में उस वक्त काम किस तरह होता था, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। 50 की दहाई और 50 और 60 ये अरूज है बॉलीवुड का, क्लासिक फिल्मों का। तो इस दौर में प्रोडक्शन हाउसेस में जो हीरो हीरोइंस होती थी वो मुलाजिम होती थी। प्रोडक्शन हाउस पैसे लगाता था और फिर इनको उनकी आम अल्फाज में इनकी तनख्वाह अदा कर दी जाती थी। लेकिन 50 की दहाई में दिलीप कुमार वो पहले अदाकार हैं जिन्होंने इस रवायत को ख़त्म किया और उन्होंने हर फिल्म का अलग से मुआवजा लेने की रीत डाली। आप हैरान होंगे कि 50 की दहाई में दिलीप कुमार की एक फिल्म का मुआवजा उन्होंने 1 लाख रुपए लिया। उसके बाद उन्होंने 5 लाख भी मुआवजा लिया। और इसी गोल्डन एज में, जो बॉलीवुड का फिल्म का गोल्डन एज है, उनकी बाज़ फिल्मों का मुआवजा 11 लाख रुपए भी है। तब तक तो ये आइडिया ही नहीं था कि पैसे जो है वो हर फिल्म के अलग से लेने हैं, उसका मुआवजा लेना है। राज कपूर थे, देव आनंद थे, उस दौर में बड़े बड़े नाम हैं ये। राज कपूर तो खैर क्लास फेलो भी थे, दिलीप कुमार के इकट्ठे थे, इकट्ठे ही परवान चढ़े। लेकिन जो शोहरा, आफाक, कामयाबी दिलीप कुमार को मिली वो आज तक किसी अदाकार को नहीं मिल सकी। उनकी फ़िल्मों का मयार, उनका सिलेक्शन का तरीका और जिस तरह उनकी फ़िल्मों ने कामयाबियां हासिल की, एक सर्वे के मुताबिक उनका परसेंटेज रेट सक्सेस का जो है वो 82% है। यानी उनकी चंद फिल्में हैं जो नाकाम हुई, वरना उनकी ज़्यादातर फिल्में कामयाब हुई। 70 के बाद कुछ एक स्टॉप आता है उनका फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन 88 के बाद वो दोबारा से उन्होंने जो नया रिवाइवल हो रहा था बॉलीवुड में फ़िल्मों का, उसमें उन्होंने फिर अपने किरदार अदा किए। लेकिन इस दफ़ा उनके किरदार जो है वो करैक्टर एक्टर के थे। मसलन क्रांति है, मशाल है, इस तरह की और कई मशहूर फिल्में हैं जिसमें उन्होंने करैक्टर एक्टर के तौर पर रोल्स अदा किए।
लेकिन वहाँ भी उनकी कामयाबी का तनासब फिल्मों का जो है बड़ा आला है। वहाँ पर तो उनको अवार्ड्स मिले ही मिले। यूसुफ खान को पाकिस्तान बड़ी इज्जत से जब बुलवाया गया तो उनको भी निशानी इम्तियाज़ दिया गया। यहाँ का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है, वो दिया गया दिलीप कुमार को। अच्छा, हम बात कर रहे थे उनकी लव स्टोरी की, प्रेम कहानी की। तो बाज़ अफवाहों के मुताबिक ये भी है कि एक मौके पर ये 50 और 60 की दिहाई में जब ये इश्क अपने अरूज पर था, और उस मौके पर एक दिन दिलीप कुमार ने मधुबाला को कहा, तुम आज ही मेरे साथ चलो और शादी करो, लेकिन अब के बाद तुम अपने वालिद से नहीं मिलो, इसके बाद तुम अपने वालिद से नहीं मिल सकती। अच्छा, ये इस बात को कंफर्म नहीं किया दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, लेकिन कहा यह जाता है कि जो है ये इनकी हीरोइन, जो असल ज़िंदगी में इनकी हीरोइन ना बन सकी, मुमताज़ जहां, उनको ये ग्रां गुजरा था कि उन्हें लगता था कि दिलीप कुमार ने उनके वालिद की बेअदबी की है उनका कहना ना मानकर। तो इसका उनको कलक था, जिसकी वजह से बाद में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी की और दिलीप कुमार ने सायरा बानो से, अस्मा से उन्होंने शादी बाद में की, सिर्फ 2 साल चली। दिलीप कुमार की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो जब इन्होंने शादी कर ली तो एक मौके पर दिलीप कुमार मिलने गए मधुबाला को, बीमार थी, तकलीफ़ में थी, तो उनको देखा तो वो मुस्कुरा दी और मधुबाला ने कहा कि हमारे शहज़ादे को उनकी शहज़ादी मिल गई है। सायरा बानो भी उस दौर में एक बड़ी अदाकारा थी जब ये शादी हुई। तो ये कहानी जो है उनके इश्क की, ये ऐसे ही अजीब बड़ी कहानी है बॉलीवुड की, जैसी रोमियो जूलियट की कहानी है या हीर रांझा की कहानी है। ये इतनी मशहूर कहानी थी, ये एक अफसानवी किरदार बन चुके थे उस दौर के, जैसे मैंने पहले कहा, नौजवान लड़के लड़कियों के लिए और औरतों और मर्दों के लिए। तो ये उस दौर की एक अजीम कहानी किस वजह से अपने अंजाम को ना पहुंच सकी, अब हम उस तरफ आते हैं। मधुबाला का पॉइंट ऑफ व्यू तो आपने देख लिया। अब पॉइंट ऑफ व्यू जो था दिलीप कुमार का वो ये था कि मैं सिलेक्टेड फिल्में करता हूँ, और उसकी मिसाल भी मैंने आपको पहले दे दी कि 58 सालों में 58 फिल्में की हैं, कामयाबी का तनासब जो है 58% है। तो वो ये कहते थे कि मैं फिल्म में काम करना और फिल्म में काम लेना जो है वो एक लायबिलिटी है, जिसको बड़ी संजीदगी से लेते थे। फिल्मों के इंतखाब में उन्होंने तादाद को कभी भी अहमियत नहीं दी, बल्कि उन्होंने अहमियत दी क्वालिटी को, जिसकी वजह से आज भी उनको इज़्ज़त की निगाह से उस मुआशरे में भी देखा गया है जहाँ पे हिंदू और मुसलमान मिल के रहते हैं, और जहाँ पर आज के दौर में, आज के बॉलीवुड में राशिज़म, नस्ल परस्ती भी नज़र आती है, लेकिन उनके सारे करियर में कहीं भी इसकी कोई झलक नज़र नहीं आती। जो राशिज़म या नस्ल परस्ती का सामना आज करना पड़ता है, उनको कभी नहीं करना पड़ता। उनके बायोग्राफी में या उनकी ज़िंदगी में इस तरह का कोई वाक़या नहीं है। सभी उनकी इज़्ज़त करते थे। हर किरदार जो अदाकार है या अदाकाराएँ हैं उनसे सीखती थी और उनको रिस्पेक्ट देती थी। ये रिस्पेक्ट का दर्जा अब भी उनको मिला जब उनको दफनाया गया। उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल और इजाज़त के साथ दफन किया गया। वो ये कहते थे कि आपके वालिद के बैनर, कंपनी के बैनर के नीचे काम करने का मतलब ये होगा कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ और सिर्फ उनकी फिल्मों में काम ना करूँ, जो भी फिल्में उस बैनर के नीचे बने उसमें मैं काम करूँ। तो ये मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ है, वज़ादारी के ख़िलाफ़ है। जैसे मिर्ज़ा गालिब का शेर अभी मैंने आपको सुनाया, उसमें वज़ादारी नज़र आती। तो सिलेक्टेड फिल्में, सोच समझ के फिल्में, अच्छे किरदार, अच्छी कहानी, स्क्रिप्ट, प्लॉट कहानी का,
ये सारी चीज़ें जो थी वो देखने के बाद दिलीप कुमार फिल्म को साइन करते थे। और फिर वही हुआ कि उनकी बात सच साबित हुई जब दूसरी तरफ अताउल्ला खान की के बैनर के नीचे बनने वाली मधुबाला की फिल्में नाकाम होना शुरू हुई। दिलीप कुमार की सारे फिल्मी करियर की चंद एक फिल्में ऐसी हैं जो कामयाबी हासिल न कर सकी, वरना उन्होंने जितनी भी फिल्में की सोच समझकर सेलेक्ट करके की और उनको कामयाबी मिली। इस तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये शुरू से ही एक तख्लीक़कार थे, एक आर्टिस्ट थे, और कुछ इनकी ज़िंदगी के मतलब ऐसे वाक़यात भी हैं जिससे पता चलता है कि शुरू में इनको एहसास हो गया था कि इनके अंदर एक अदाकार मौजूद है। तो उसी अदाकार को मंजर आम पर लाने के लिए इन्होंने अपना घर छोड़ा और बम्बई चले गए। बम्बई से पहले जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्शन हाउसेस में पहले इन्होंने वो स्क्रिप्ट राइटर का काम शुरू किया और फिर एक कैंटीन पे मुलाजमत भी करते रहे। और जब इनके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए तो फिर अपने मकसद की तकमील के लिए बम्बई चले गए। विद्या एक वहाँ की उस प्रोडक्शन हाउस की जहाँ पे उन्होंने पहले काम शुरू किया उनकी मालकिन थी, और उन्होंने ही मोहम्मद यूसुफ खान की जगह इनको दिलीप कुमार का नाम रखने की तजवीज़ दी, और ये नाम उनको बहुत रास आया। अच्छा, दिलीप कुमार की ज़िंदगी से हमें ये भी पता चलता है कि अगर आप अपने काम को काम समझकर करते हैं और उस काम में खुश रहते हैं तो फिर आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है, आप उसको एंजॉय भी करते हैं, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त सब कुछ आपको मिलता है। उसकी एक मिसाल देता हूँ कि इंडियन पार्लियामेंट में 2000 से 2006 तक ये मेंबर असम्बली भी रहे और अपने लोगों की खिदमत भी करते रहे। अब बुनियादी तौर पे तो ये सियासत इनका काम नहीं था, लेकिन चूँकि दिलीप कुमार के अगर आप इंटरव्यूज़ देखें फिल्म से हट के तो आपको बिल्कुल एक इंटेलेक्चुअल नज़र आते हैं। उसकी वजह क्या है? उनका मुताला बड़ा वसी था और वो मुताला करते रहते थे। ज़िंदगी के आखिरी हिस्से तक उन्होंने मुताला जारी रखा। इसी वजह से अपने किरदार को बेहतर तरीके से समझकर अच्छे डायलॉग और अच्छे स्क्रिप्ट के साथ वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते थे। मुताला जो होता है वो आदमी जो भी काम कर रहा हो उस पर अपने असर मुरतब करता है। तो वसी मुताले की वजह से ही उनको सोसाइटी के अंदर भी एक मुकाम हासिल था। इसी वजह से वो पॉलिटिक्स के अंदर गए और पॉलिटिक्स के अंदर जाके भी उन्होंने इज्जत कमाई। इंडिया के अंदर रहकर, सारी ज़िंदगी वहाँ रहकर, इंडस्ट्री के अंदर और पॉलिटिक्स में काम करने के बावजूद उनके ऊपर एलिगेशंस नहीं हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात नहीं हैं। उन्होंने एक साफ़ सुथरी और भरपूर ज़िंदगी गुजारी। तो 1922 से 2021 तक का उनका जो सफ़र है उसके मुतल्लिक़ फिर कभी बात करेंगे। अभी तक आपको मोहम्मद यूसुफ खान या दिलीप कुमार की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ अभी जो हमने सिर्फ़ एक वाक़या बतौर खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आपके सामने रखा, उसका मकसद सिर्फ ये था कि उनकी ज़िंदगी इतनी ही सीधी सादी, स्ट्रेट और असूलों पर मुरतब की हुई थी। इसी वजह से उनको इतना बड़ा मुकाम मिला। पाकिस्तान में भी उनको इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है और इंडिया में भी। यहाँ जो इनका पेशावर में किसा खानी बाज़ार में जो उनका आबाई घर है, यहाँ हुकूमत की तरफ से उसको भी विरसा करार दे दिया गया है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे फिर बात करेंगे दिलीप कुमार के मुतल्लिक़। अल्लाह निगहबान।